धरती जीव जंतुओं का, पशु पक्षी तथा मानव को धारण करती है। जब से धरती का जन्म हुआ है, जो कि 4.5 अरब सालों पहले, धरती ने कोई कसूर नहीं किया पालन में। वह तो पालनहार के हैसियत से आज भी वैसे ही काम कर रही है, मगर मानव उसी के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश में है और खुद भी मिट जाने की। खुद ही को मिटाते जाने वाला मानव सटिया गया है। विकास के मोहजाल में पूरी तरह फंसकर चकाचौंध करने वाली जीवन शैली को अपनाकर वह अपने होश, दिमाग, सुध बुध, भला बुरा सब कुछ विचार की प्रक्रिया में नहीं ला रहा है। हालांकि मानव की जीवनी भी जंगल और गुफाओं में पली बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता विकसित हुई, मगर इस तथ्य को भी वह भूल गया है। अपने पुरखों का जंगल का रिश्ता वह यूं भूल गया है। इसका उसे गम नहीं है, अफसोस नहीं है। मानव और उसकी संस्कृति की यह शोकांतिका है। जंगलों को भूलकर वह कंक्रीट के जंगलों में फंस गया है। यह विस्तार से कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो मानव अपने आप को ही मिटाने के कगार पर ही सारी धरती को ही ध्वस्त कर रहा है, वह वन्य जीवन के बारे में गंभीरतापूर्वक भला कैसे सोचेगा। जंगलों से दूर होकर अपनी नई बस्तियां बनाते वह जंगलों से भी बहुत दूर चला गया। उसका रिश्ता भी टूट गया। यह टूटा हुआ रिश्ता बड़ी खतरनाक चीज़ बनकर वन और वन्य जीवों के लिए आज उभरी है। वन्य जीवन आखिर है क्या? मानव के संदर्भ में उसका अस्तित्व कितना अहम है? क्यों हमें वन्य जीवन को बचाकर रखना है? मानव के अस्तित्व में उनकी अहमियत क्या है? ऐसे ढेर सारे सवाल सामने आते हैं और उनका जवाब भी देना चाहिए। खाओ पियो मजा करो, इस शहर की संस्कृति को भी बरकरार रखने के लिए वन्य जीवन का ही योगदान रहता है। वन्य जीवन आखिर क्या है? सीधा सरल जवाब रहता है, जो पालतू नहीं वह वन्य जीवन में है। वन्य जीवन की परिभाषा में पेड़ पौधे, जलचर प्राणी, पक्षी, जीव, छोटे मोटे सभी शामिल है। हथियार बनाने के होड़ में और युद्धों में अपने को ही मारने वाला मानव दूसरे मानवों को भी इस धरती पर जीने का अधिकार है। वसुधैव कुटुंबकम भूलकर मानव को ही मिटाने की क्रूरता रखने वाला वन्य जीवन तथा वन्य जीवों के बारे में सही और सहानुभूतिपूर्वक भला क्यों सोचे। वन्य जीवों को भी जीने का अधिकार है, इस बात को वह अपनी मस्ती में भूल जाता है। जंगल और उसमें बड़े जीवों के स्वभाव से मानव बिल्कुल परे हो जा रहा है। परमाणु हथियार बनाकर कुछ ही पलों में दुनिया को तबाह करने की खूंखार ताकत रखने वाला बाघ, शेर आदि वन्य जीवों को खूंखार मानने लगा है। इसके बड़ा विपरीत और ढोंग दूसरा कोई नहीं है। हम इतिहास के पन्नों में एक दूसरे के साथ की दुश्मनी के किस्से देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उनका उपयोग आज भी कैसे करें सियासत के लिए। मगर इतिहास के पन्ने हमें यह बात बताते हैं कि वन्य जीवन के बारे में ख्रिस्त पूर्व 3री सदी में ही, यानी कि 2,500-3 हज़ार पहले, सम्राट अशोक ने वन्य जीवों के तथा पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन के लिए कानून बनाए थे। भला आज तो विज्ञान के संशोधन से हमें यह पता लगता है कि वन्य जीवन और पर्यावरण हमारे समृद्ध जीने के आधार है। जो बात ख्रिस्त पूर्व 3री शताब्दी में जानी जाती है, वह आज कैसे वह क्यों भूली गई? 2,500-3 हज़ार सालों में आज हम कह रहे हैं कि वन्य जीवन को बचाए रखना चाहिए। उसके लिए यूनेस्को, WWF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत सह वन्य जीवन सुरक्षा और संवर्धन पर युवाओं के संगठन काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर देश के सरकारों ने वन्य जीवन अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा बायोस्फीयर्स रिजर्व्स, सुरक्षित जंगल, रिजर्व फॉरेस्ट, टाइगर रिजर्व्स तथा जैविक संवेदनक्षम भूभाग बनाए हैं। वन्य जीवों के बारे में हर देश की अपनी अपनी खासियत है। जैसे अफ्रीका का हाथी, हमारी पेंगोलियन और शेर, दुनिया में बिल्ली, अकेले उनके 41 प्रजातियां हैं। बाघ से लेकर चाइनीज माउंट तक कुदरत का यही करिश्मा है। वन्य जीवन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि 1970 से आज तक दुनिया में जितना वन्य जीवन था वह 50% से घट गया है। केवल 40 और 50 सालों में अगर यह हो सकता है तो वह दिन दूर नहीं है कि दुनिया के सारे वन्य जीव एक दिन बेरहमी से खत्म हो जाएंगे, किए जाएंगे। इसमें कुदरत का हाथ नहीं बल्कि मानव का ही है। मुझे याद आता है एक किस्सा जो मैंने एक किताब में पढ़ा था। एक आदमी एक दुकान पर पक्षी खरीदने गया। दुकानदार से उसने एक हाथ पक्षी देने के लिए कहा। दुकानदार ने कहा पक्षी नहीं है। फिर उसने कहा कि एक पिंजरा दे दो। दुकान वाले ने कहा पिंजरा भी नहीं है।
तब जाकर आखिर उसने दुकान वाले से कहा, तो फिर कम से कम एक शिकारी तो दे दो। दुकान वाले ने कहा, शिकारी भी नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो वन्य जीवों के बारे में होगा वही मानव के बारे में होगा। इसे कड़वा सच बोल सकते हैं। सच है मगर कड़वा है। वन्य जीवन के जितने भी संसाधन हैं वह मानव जाति के इस धरती पर जिंदा रहने में एक सशक्त और बहुत महत्व की कड़ी है। हर कोई पेड़ों पर और वन्य जीवों पर निर्भर है, क्योंकि दोनों चीज़ें मानव जाति के खुशहाली के लिए बहुत अहम है। इसलिए उनका संवर्धन सबसे ऊपरी श्रेणी में पहले नंबर पर है। उनका खत्म होना मानव वंश की पूरी तबाही की निशानी है। ना इसे अण्वस्त्र है, ना ही गोलियों का इस्तेमाल है। कुदरत के जैविक संतुलन का समतोल रखने के लिए वन्य जीवन को सुरक्षित रखना पड़ेगा। पूरा पर्यावरण और अन्न श्रृंखला के तौर पर और परस्पर अवलंबन पर यही सब कुछ निर्भर है। हर जीव एक दूसरे पर अपने अस्तित्व के और जीने के लिए निर्भर करता है। जस्टिस काटजू ने, जो कि सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने कहा है, वन्य जीवन के संवर्धन को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जैविक पर्यावरण में संतुलन तथा जैविक श्रृंखला को सुरक्षित रखना जो कि कुदरत से जुड़ाने वाले महत्व की कड़ी है। इतना सब कुछ रहने के बावजूद हम लोग अक्लमंदी से काम नहीं करते हैं, बिल्कुल अंधों की तरह बर्ताव करते हैं। इसलिए सरकार को कानून बनाना पड़ा है। भारत में जब ब्रिटिश राज था तो हाथियों के संवर्धन के लिए अधिनियम 1870 को बनाया। इससे उनकी हत्या, उनको जख्मी करना, पकड़ना मना किया था। उन्होंने वन्य पक्षी संवर्धन अधिनियम 1887 का प्रावधान किया था ताकि कोई उनको ना पकड़े या पाले। 1912 वन्य पक्षी और प्राणी संवर्धन के लिए अधिनियम बनाया था। इनके साथ साथ भारतीय वन अधिनियम 1912 का निर्माण करके अधिनियमों को सशक्त कर बनाया था। उसके बाद प्राणियों के प्रति हिंसा क्रूरता अधिनियम 1960 व वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, जिसका संविधानीय आधार था आर्टिकल 252, जिसके तहत वन्य जीवों का संरक्षण संवर्धन करना जरूरी था। कानून रहने के बावजूद, शिक्षा तथा संस्कृति और आर्थिक विकास रहने के बावजूद, सामाजिक आदान प्रदान बढ़ने के बावजूद आए दिन गुनहगारी बढ़ती ही है। वही किस्सा वन्यजीव अधिनियमों के बारे में है। वन्य प्राणियों की शिकार, जिसे अंग्रेजी में पोचिंग कहते हैं, तो आम बात हो गई। शिकार के लिए कौन से जानवर? हाथी, जो कि धरती पर का सबसे बड़ा आखिरी प्राणी है डायनासोर्स के बाद। दूसरा बाघ, खाल के लिए, दांतों के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए। तीसरा है गेंडा, राइनो, इसका सिंग दवाइयों के काम आता है, इसीलिए क्रूरता से उनकी शिकार की जाती है। अवैध शिकारियों पर रोक लगाने में हम आज भी नाकामयाब है। इनके सभी हिस्सों को बेचा जाता है, जिसमें करोड़ों का व्यवहार सीमा पार चलता है, साधारणतया 1000 करोड़ का। इन हादसों में से 70% हादसे जिनका रिपोर्टिंग नहीं होता है। कुछ दिन पहले गिर में 11 शेर मरे हुए पाए थे। इस पर कोई बवाल नहीं मचा। यह किस्सा कोई राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकता था। वैसे ही हालात असम में बाढ़ के बाद काजीरंगा के गेंडों की है। मरते हैं वह, बहकर चले जाते हैं। गोवा में भी जंगली सुअरों की कितनी मात्रा में शिकार होती है। सब शिकारी जाने। जंगली भैंसे, बाघ, सुअर, हाथी खेतों में, गांवों में घुसते हैं तो उनको ख़त्म करना है, ऐसी मांग उठती है। यह गोवा की ही नहीं, पूरे दुनिया की बात है। यह मानव और वन्य जीवों का संघर्ष दुनिया में गंभीर रूप ले रहा है। हमने उनके अधिवासों पर कब्जा किया है। खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी कॉलोनीज के लिए, रास्तों के लिए, रेलवे के रास्तों के लिए, व्यापार के लिए, खदानों के लिए जंगल की कटाई कर रहे हैं। जंगली जानवर लोगों पर हमला करते हैं। ये भी हम ही कह रहे हैं। जानवरों का पक्ष कौन लेगा? हम तो शोर मचाते हैं, हमारा काम बन जाता है। कानून अपनी जगह पर। हमें गंभीरता से हमारे अस्तित्व के लिए सोचना चाहिए। हमारे ही कर्मों से धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसमें भारत को 17% वन्य जीवों का नष्ट होना अपरिहार्य है। तो पूरी धरती पर असर करने वाली हर घटना मानव निर्मित है और हम वन्य प्राणी अपने अधिनिवास छोड़कर, जिनके लिए हम ही जिम्मेदार है, हमारे बस्तियों में घुसते हैं, इस पर बवाल मचाते हैं। इससे काम नहीं बनेगा। ना वन्य जीवन सुरक्षित होगा, ना हम बच पाएंगे। आने वाली हमारे नस्लों को इसका बेरहम खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुदरत की बेहतरीन खूबसूरत निर्मिति देखने और आनंद लेने को वह नाकामयाब रहेगा।
हम क्या चाहते हैं? वन्य जीवन के साथ सहअस्तित्व, जो हमें आनंद खुशी देने वाली बात, हमें जिंदा और हमारी खुशहाली की बात, आने वाले नस्लों के हाथों में यह अनमोल खजाना देना, या संघर्ष, शिकार, जंगल कटाई, यह सब करके उसकी तबाही? आओ चले, हम इंसान हैं, हमें सोच है, हमारी अपनी एक सभ्यता है, हमारी शिक्षा है। इन सब के सहारे हम सब जियो और जीने दो का मंत्र दोहराएंगे, लोगों को सिखाएंगे।